तो चलो बच्चों, आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सीखेंगे। मेजरिंग क्वांटिटी के कॉन्सेप्ट, प्रिसाइज वैल्यू, एक्यूरेसी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर से क्या समझते हैं, एंड सिग्निफिकेंट फिगर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। इसके अलावा हम लोग स्टैंडर्ड प्रीफिक्स के विषय में बात करेंगे। बच्चों, मेजरिंग क्वांटिटी में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें पता होना चाहिए टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इसकी कॉन्सेप्ट टेम्परेचर। बच्चों, अगर हम बात करें टेम्परेचर कहते किसको है, अगर कोई आपसे पूछे सवाल कि व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर, बच्चों एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल जो होता है वो टेम्परेचर कहलाता है। जैसे मान लो कोई सबस्टांस है तो वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, तो हर सबस्टांस के मॉलिक्यूल्स की अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अगर हम मान लो बल्क में हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी को, तो हम उसके एवरेज काइनेटिक एनर्जी को ही क्या कहते हैं, उस सिस्टम का टेम्परेचर डिसाइड करते हैं। तो याद रखना टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ठीक है ना। लिख सकते हो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड टेम्परेचर। बात समझ रहे हो ना, कि प्रत्येक मॉलिक्यूल्स जो है, किसी भी सबस्टांस के जो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी है उसका जब आप एवरेज निकालते हो तो उस सिस्टम का हम क्या समझ सकते हैं कि वो टेम्परेचर है। बच्चों, ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग बेसिकली 3 प्रकार के स्केल का यूज करते हैं। कॉमन स्केल, एक डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना, एक फ़ारेनहाइट, डिग्री F, और एक केल्विन। ये 3 स्केल बच्चों हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें मेनली हम लोग को कन्वर्जन पूछा जाता है। जैसे आपने क्लास 9-10 स्टैंडर्ड में बनाया होगा कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो C/5 इक्वल टू F-32/9 होता है। पढ़े हो ना कि C/5 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, F-32/9, ठीक है। इसके अलावा आपसे बोला जाता है कि सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो या केल्विन को सेल्सियस में। तो अगर आप सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हो तो 273.15 प्लस डिग्री C, अगर आप उस सेल्सियस को इसमें 273.15 में ऐड कर देते हो तो ये टेम्परेचर कैची में कन्वर्ट हो जाता है केल्विन में। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर ये जो रिलेशन आता है C/5 इक्वल टू F-32/9, या अगर आप टेम्परेचर इन केल्विन में अगर निकालते हो तो 273.15 में डिग्री सेल्सियस हम लोग ऐड करते हैं, आखिर ये रिलेशन बनता कैसे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि किसी भी सिस्टम में अगर मान लो आपको किसी भी सिस्टम का सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में टेम्परेचर यदि मेजर करना है तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखोगे। किसी भी स्केल में अगर मान लो आप उस स्केल का रीडिंग लेते हो, क्या लेते हो, रीडिंग माइनस उसकी आइस पॉइंट लेते हैं, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट अगर कंसीडर करते हैं, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, तो ये आपको किसी भी स्केल में बच्चों कांस्टेंट मिलेगा। एकदम दिमाग में इसको सेट कर लो, ठीक है ना। रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट जो होगा किसी भी सिस्टम का हमेशा क्या मिलेगा, आपको कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली मैंने अभी आपको बताया कि 3 प्रकार के स्केल हम लोग यूज करते हैं, एक डिग्री सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट और एक केल्विन। तो हम इसको किस तरीके से स्टडी करेंगे, यहाँ पे क्या होता है स्टीम पॉइंट सेल्सियस में, क्या होता है आइस पॉइंट सेल्सियस में, या फ़ारेनहाइट में, या केल्विन में, चलो समझते हैं। बच्चों, यदि मान लो अगर हम सेल्सियस रीडिंग लेते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, C माइनस आइस पॉइंट। देखो बच्चों, सेल्सियस में जो आइस पॉइंट होता है वो 0 डिग्री C होता है। कितना होता है, 0 डिग्री C। और स्टीम पॉइंट के विषय में अगर आप बात करो तो स्टीम पॉइंट जो होंगे 100 डिग्री C होते हैं। माइनस हो जाएगा आइस पॉइंट, फिर 0 लोगे, 100 माइनस 0। अब ये यहाँ पे ये C ना भी लिखेंगे तो चलेगा। तो C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इक्वल टू, यदि मैं बात करूं फ़ारेनहाइट स्केल में तो फ़ारेनहाइट स्केल में स्केल तो F हो जाएगा और इसका आइस पॉइंट जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और यदि आप इसकी बात करें स्टीम पॉइंट पे तो स्टीम पॉइंट जो होगा बच्चों 212 होगा और माइनस आइस पॉइंट 32 हो जाएगा। अगर इसी तरीके से आप बात करोगे केल्विन स्केल में तो स्केल तो केल्विन हो जाएगा और इसकी आइस पॉइंट 273.15 होगा। स्टीम पॉइंट जो होगा बच्चों 373.15 माइनस 273.15 इसकी आइस पॉइंट हो जाएगा। तो ये जो आपको मिल रहा है कंडीशन, ये सब जो होगा बच्चों कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब सब के सब सेम वैल्यू देंगे।
तो यहीं से देखो ये फार्मूला हम लोग क्या करते हैं, रेडी कर लेते हैं। जैसे कि देखो C अपॉन ये तो देखो 100 होगा, ये देखो f माइनस 32 अपॉन 180 हो जाएगा, और ये देखो k माइनस 273.15 अपॉन अगर देखोगे तो ये 100 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। अब देखो आप इसमें इसको अगर इससे कंपेयर करोगे तो C अपॉन 100 इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन कितना 180, देखो एक जीरो गया, 2 9 जा 2 5 जा, तो आप देख रहे हो ना ये फार्मूला आपको मिल गया कि C अपॉन 5 इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 9। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये रिलेशन, ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हम किस प्रकार से रिलेशन फाइंड करते हैं, कैसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि आप मान लो सेल्सियस और केल्विन वाला रिलेशन को अगर फर्स्ट और थर्ड वाला को अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, देखो C अपॉन 100 इज इक्वल टू k माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 100, तो देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 273.15 को राइट साइड लाके आप ऐड कर दोगे तो देखो कितना आएगा, C प्लस 273.15 बराबर केल्विन। देखो केल्विन में टेम्परेचर यदि हमें मेजर करना है तो हम सेल्सियस में कितना ऐड कर देंगे 273.15। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कन्वर्जन सीख सकते हो। इसके अलावा मान लो आपको फ़ारेनहाइट और केल्विन में भी अगर आपको कंपेयर करना है तो देखो यहाँ पे कैसे हम लोग फाइंड करेंगे फ़ारेनहाइट और केल्विन में। ठीक है, तो देखो फ़ारेनहाइट में जो कंडीशंस था वो f माइनस 32 अपॉन 180 था, और जो केल्विन में हम लोगों ने निकाला था k माइनस 273.15 और अपॉन 100 निकाला था ना। अब यहाँ पे आप देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 9 जा 2 5 जा, तो देखो f माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू k माइनस 273.15 अपॉन 5, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। चलो एक यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को भी समझते हैं बच्चों। जैसे मान लो किसी हम लोग क्या ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं, मान लो एवरेज हमारा 98 फ़ारेनहाइट है, ठीक है ना, क्योंकि अब ह्यूमन बॉडी का अगर देखा जाए तो एवरेज टेम्परेचर आज की डेट में यही मिलता है 98 फ़ारेनहाइट। अगर मान लो हमको इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना तो हम क्या करेंगे, तो C अपॉन 5 इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 9 पे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर देखो C अपॉन 5 इक्वल टू 98 माइनस 32 अपॉन क्या हो जाएगा, 32 अपॉन क्या होगा बताओ। यहाँ पे कितना हम लोगों ने कैलकुलेशन निकाला था, 9 निकाला था ना, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। ओके, तो ये देखो कितना होगा, 9C इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 98 में से 32 माइनस करेंगे, तो देखो 8 में से 2 जाएगा 6, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6, तो ये 66 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो C बराबर देखो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 3 35 अपॉन 9, तो आप क्या करोगे 9 से डिवाइड कर दोगे 330 में, समझ रहे हो ना। तो देखो 9 तिया 27, ठीक है, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, 13 में 6 7 जाएगा 6, ये कट गया। फिर देखो 9 6 1 54, 54 आ जाएगा, फिर 6, तो यहाँ पे आप दशमलव बैठा सकते हो। तो यहाँ पर देखो 9 6 1 54, फिर हम लोग 56 करेंगे, तो आप देख रहे हो 36.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा। बात समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन को समझ के आप एक जो है स्केल से दूसरे स्केल में टेम्परेचर को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर को हमने फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करके देखा। इसी प्रकार आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। बात समझ रहे हो ना। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेजरिंग क्वांटिटी में क्या क्या चीजें आती है, तो सबसे पहला हम लोगों ने देखा टेम्परेचर के विषय में, ठीक है। इन शॉर्ट अभी हम लोग बाकी क्वांटिटी को स्टडी करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ध्यान देंगे, दूसरा अगर हम डेटा लेते हैं तो मान लो मास वगैरह को आपको समझ में आना चाहिए। जैसे देखो बच्चों सेकेंड क्या है, मास, ठीक है। मास किसी भी सबस्टांस का क्या है, तो मास का मतलब हो गया कि किसी सबस्टांस में जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास कहते हैं, ठीक है ना। तो मास का डेफिनेशन समझ में आ गया ना। तो कि मास ऑफ ए सबस्टांस इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय इट। जैसे कि देखो बच्चों मास और वेट दोनों दो चीजें होती है, ठीक है ना। मास और वेट दोनों दो चीजें। यदि आपसे पूछा जाए कि आपका
मास क्या है, तो आप अपना वजन मत बताना, मत बता देना कि मैं 50 किलोग्राम या 60 किलोग्राम का है, क्योंकि मास जो होता है एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, जबकि वेट जो होता है किसी भी सबस्टांस का, वो ड्यू टू पूल ऑफ ग्रेविटी। ठीक है ना, पूल ऑफ ग्रेविटी कहने का मतलब क्या हो गया कि अर्थ जो है वो किसी बॉडी को किस तरीके से अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है ना, आपने पढ़ा है ना W बराबर mg, W बराबर mg। तो W क्या हमें डिसाइड करके देगा, हमारा वेट डिसाइड करके देगा। इसके लिए आप छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे, जैसे कि छोटा यूनिट, जैसे कि मान लो 1 मिलीग्राम है, 1 मिलीग्राम में आप कितने ग्राम लिखते हो, तो बताओ 10 टू द पावर -3 ग्राम लिखते हैं। इसी को मान लो अगर हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर -6 किलोग्राम लिखते हैं। जैसे 1 माइक्रोग्राम में यदि मैं बातें करूं तो 1 माइक्रो का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ मल्टीप्लायर आपको याद रखना चाहिए। ठीक है ना, मल्टीप्लायर समझते हो ना। अच्छा ठीक है, मैं मास पढ़ाने के बाद जस्ट आपको कुछ मल्टीप्लायर बता देता हूं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आप माइक्रोग्राम करोगे तो 10 टू द पावर -6 ग्राम के बराबर होगा, या 10 टू द पावर -9 किलोग्राम के बराबर आप इसको लिख सकते हो। बात समझ रहे हो ना, याद रहेगा ना। देखो पहले हम लोग ब्रिटिश वाला यूनिट यूज करते थे, पाउंड यूज करते थे। ठीक है ना, तो एक पाउंड जो होता है वो 1/2.205 किलोग्राम के क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ रहे हो ना, कितना के बराबर, 1/2.205 किलोग्राम के क्या होता है, बराबर होता है। तो तकरीबन 459 ग्राम के आसपास होगा। बात समझ रहे हो ना, क्लियर हो रहा है ना। इसको कैसे डिवाइड करोगे, एक इतना किलोग्राम है, ग्राम में अगर कन्वर्ट करना तो 1000 में डिवाइड कर देना, कितना से, 2.205 से, तो 1 पाउंड की वैल्यू मिलेगी। तो आपको समझ में आना चाहिए मास अलग चीज होते हैं और वेट अलग चीज होते हैं। यही जब आप फिजिक्स पर होगे तो वहां पे मास को मेजर करने का डिफरेंट मेथड हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है ना, अभी केमिस्ट्री में बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं, तो बेसिक चीजों को याद रखो। मास बिल्कुल अलग चीज होते हैं, वेट अलग होते हैं। ठीक है ना, मास को कैसे डिफाइन करोगे, तो मास ऑफ अ सबस्टांस इज क्वांटिटी ऑफ मैटर। बात समझ रहे हो ना। और वेट क्या होता है बच्चों, वेट इज द मेजर ऑफ पूल ऑफ ग्रेविटी, वेट इज द मेजर ऑफ पूल ऑफ ग्रेविटी, याद रखोगे। ठीक है ना, कुछ मल्टीप्लायर मैं आपको बता देता हूं, आपको ये मल्टीप्लायर पता होना चाहिए। जैसे कि मल्टीप्लायर आपने पढ़ा होगा 10 टू द पावर -18। बच्चों 10 टू द पावर -18 अट्टो का मल्टीप्लायर होता है। किसका मल्टीप्लायर होता है, अट्टो का। ठीक है ना, 10 टू द पावर अगर -15 के विषय में बात करो तो ये फेम्टो का मल्टीप्लायर होता है। ठीक है, किसका मल्टीप्लायर होता है, फेम्टो का। इसके बाद यदि मैं 10 टू द पावर -12 बोलूं तो ये देखो पिको का मल्टीप्लायर होता है। क्लियर है ना। इसके अलावा यदि आप नैनो को देखो तो 10 टू द पावर -9 लिखते हो, ये नैनो का मल्टीप्लायर होता है। क्लियर है ना। इसके बाद 10 टू द पावर -6 देखो, अभी मैंने बताया था ना माइक्रो, तो ये माइक्रो का मल्टीप्लायर होता है। ओके, इसके अलावा 10 टू द पावर -3 ये मिली का मल्टीप्लायर होता है। तो इतना चीज तो आपको एकदम पक्का पता होना चाहिए। ठीक है ना, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, अट्टो। मल्टीप्लायर कहने का मतलब, मान लो जैसे मैं बोलूंगा कि 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर 10 टू द पावर -3 मीटर के बराबर होगा। यदि मैं बोलूंगा 1 मिली कूलम, तो क्या बोलोगे, 10 टू द पावर -3 कूलम। 1 मिली फैराड बोलेंगे तो 10 टू द पावर -3 फैराड। इसका मतलब क्या हो गया, ये मल्टीप्लायर हमें बस याद रखना है कि mm ये जो है आपका मिली जो है उसका क्या मल्टीप्लायर होता है, तो 10 टू द पावर -3। इसी तरह यदि मैं बोलूं 1 माइक्रोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, तो 10 टू द पावर -6 मीटर। अगर मैं बोलूं 1 माइक्रो कुलम कितना के बराबर होगा, तो आप बोलना 10 टू द पावर -6 कुलम। 1 माइक्रो फैराड कितना के बराबर होगा, तो 10 टू द पावर -6 फैराड। तो ये आपको कॉमन मल्टीप्लायर याद रखना है जो बहुत ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। इसके अलावा बच्चों आप लोग वॉल्यूम याद रखना, तीसरा जो है वॉल्यूम, मेजरिंग क्वांटिटी में वॉल्यूम के विषय में अगर हम लोग बात करेंगे। इन शॉर्ट में अगर वॉल्यूम को डिफाइन करना हो तो अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, वह स्पेस जो ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है इसे हम वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम का जो यूनिट्स होते हैं वो मीटर क्यूब में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेसीमीटर क्यूब में, लीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हो, मिलीलीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्सेट्रा। ठीक है ना, यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत कन्वर्जन पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि 1 लीटर जो होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होते हैं। ठीक है ना, 1 लीटर कितना के बराबर होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, अगर इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो 10 सेंटीमीटर का हमने क्यूब किया और 10 सेंटीमीटर बटा 100 ये मीटर में अब कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो मीटर क्यूब, तो ये 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएगा।
तो आप 1 मीटर क्यू का मतलब समझ सकते हो कि 1000 लीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि मान लो 1000 लीटर का अगर कोई कंटेनर बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का आप एक बॉक्स बना दो, वो कंटेनर बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। क्यूब वाला बॉक्स बना दो क्यूब शेप में। इसके अलावा मान लो आपको मीटर क्यू, लीटर, डेसीमीटर, मिलीलीटर में अगर कन्वर्ट करना हो तो भी कर सकते हैं। जैसे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, याद रखेंगे। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यू होते हैं। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यू 1 मिलीलीटर के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ रहे हो ना। और देखो 1 डेसीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, एक मीटर में 10 डेसीमीटर है। तो देखो आप यहाँ पे 1 मीटर क्यू, तो 10 डेसीमीटर का आप क्या कर सकते हो, क्यूब कर सकते हो, क्योंकि 1 मीटर क्यू में कितने लीटर हुए, 1000 लीटर हुए। और 1 मीटर कितने डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर के बराबर है 10 डेसीमीटर। तो आप इसको 10 डेसीमीटर का क्यूब अगर लिखोगे तो ये देखो 1000 लीटर आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 1000 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1000 कितना, लीटर। इसका मतलब 1 लीटर को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो बताओ 1 लीटर, 1000 कैंसिल, तो 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये सब बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। यही अगर आप नेक्स्ट क्वांटिटी देखो तो थोड़ा डेंसिटी के विषय में भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। किसके विषय में, डेंसिटी। डेंसिटी को कैसे डिसाइड करोगे बच्चों, तो डेंसिटी जो होता है वो एक इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है किसी भी सब्सटेंस का। कहने का मतलब ये मास से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मास से रिलेटेड। तो डेंसिटी को सिंपली हम लोग डिसाइड करेंगे कि द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग ही ना लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका जो यूनिट आप लिख सकते हो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर मिलीलीटर, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो चलो इसको हम लोग आगे डिटेल से सीखने वाले हैं। आज हम लोग बेसिक चीजें जान रहे हैं बस। तो आज हम लोगों ने बस अभी तक पहला टॉपिक को क्लियर किया है। मेजरिंग क्वांटिटी में 4 चीजें मैंने आपको बताया, टेम्परेचर बताया, मास बताया, वॉल्यूम बताया और डेंसिटी के विषय में बताया, छोटे से यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं प्रिसाइज वैल्यू और एक्यूरेसी। बच्चों ये क्या होते हैं प्रिसाइज वैल्यू और एक्यूरेसी पे यदि आप बात करो तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट पहले देता हूं, ठीक है ना। क्या एक्सपेरिमेंट है समझना। जैसे मान लो कि स्टूडेंट्स हैं ABC, ठीक है ना। 3 स्टूडेंट्स का मैं नाम लिख देता हूं ABC, और इनको मैंने एक्सपेरिमेंट दिया, एक्सपेरिमेंट 1, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट 2, तीनों एक्सपेरिमेंट दिया गया, एक्सपेरिमेंट 3। बात समझ रहे हो ना। अब किसी ने मान लो कोई एक्सपेरिमेंट दिया गया था, क्या चीज का एक्सपेरिमेंट दिया गया था, तो मान लो वेट को मेजर करने का। किस चीज को मेजर करने का बच्चों, वेट को मेजर करने का, ठीक है ना। एक ही पर्सन का जो है वेट को मेजर किए। तो स्टूडेंट ए ने पहले एक्सपेरिमेंट में मान लो मेजर किया 15.15, दूसरा एक्सपेरिमेंट में इसको रिजल्ट मिला 50.00 और तीसरा रिजल्ट मिला 50.36। और इसका एक हम लोग एवरेज भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बच्चों, एवरेज। बात समझ रहे हो ना। तो एक्सपेरिमेंट 1 में 1, 2, 3 में स्टूडेंट्स ए को ये रिजल्ट मिला और इसकी एवरेज यदि निकालोगे तो बच्चों मैंने इसको पहले ही कैलकुलेट करके रखा है। आप इसको कैसे निकालोगे, तीनों को जोड़ देना, 3 से डिवाइड कर देना, तो 50.36 आएगा। स्टूडेंट बी का एक्सपेरिमेंट 1 में देखा गया कि 50.20 है, ये 50.26 है, ये 50.24 है और इसका एवरेज 50.25 निकला। स्टूडेंट सी ने जो ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 में, तो उसको जो रिजल्ट मिला पहला एक्सपेरिमेंट में 44 मिला, दूसरा एक्सपेरिमेंट में 50.45 मिला, तीसरा एक्सपेरिमेंट में 50.45 मिला और इसका एवरेज जो हो गया 50.45 निकला। बात समझ रहे हो ना। अब ये तीनों रिजल्ट से आप क्या डिसाइड करते हो, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स ए जो रिजल्ट दिया है, ठीक है ना, ये बहुत एक दूसरे से डिफर बोले तो 50.15, 50.36 और ये आपका एवरेज आ रहा है 50.36, ठीक। ये थोड़ा बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। सेकेंड का यदि देख रहे हैं तो 50.20, ये थोड़ा सा क्लोजनेस है, और सी का अगर रिजल्ट देखोगे तो ये बहुत ज्यादा क्लोजनेस हमें दिखाई दे रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब कैसे डिसाइड करोगे, तो देखो सिंपल है, द वैल्यू ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ए डिफर वाइडली फ्रॉम वन अनदर,
ठीक है ना, एंड द एवरेज वैल्यू इनकरेक्ट, एवरेज वैल्यू क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो ये डेटा ना प्रिसाइज है ना एक्यूरेट है, ठीक है ना, ये ना प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है। प्रिसाइज एंड एक्यूरेट यदि अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो ये दोनों में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अगर हम दूसरा बात करते हैं कि वैल्यू ऑफ डिटरमाइंड बाय स्टूडेंट बी के विषय में अगर बात करो, तो ये मोर प्रिसाइज है, ठीक है ना, लेकिन इनका जो एवरेज है वो एक्यूरेट नहीं है, ठीक है ना। मोर प्रिसाइज इसको बोलोगे क्योंकि एकदम देखो एकदम करीब करीब वैल्यू दे रहा है, लेकिन ये एक्यूरेट डेटा नहीं दे रहा है। लेकिन इसमें चूंकि क्लोजनेस बहुत ज्यादा है इनके एक्सपेरिमेंट का, रिजल्ट का और एवरेज का, तो हम कह सकते हैं कि ये डेटा जो है बहुत ज्यादा प्रिसाइज भी है और बहुत ज्यादा एक्यूरेट भी है। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग प्रिसाइज और एक्यूरेट का कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो इसके बाद जो है बच्चों नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसी को अगर फिजिक्स में देखोगे तो थोड़ा डिटेलिंग जाएगा वहां पर, लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बातें करेंगे अभी सिग्निफिकेंट फिगर पर। तो चलो समझते हैं थर्ड वाला कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग कैसे इसको पहले तो डिफाइन कैसे करोगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर इज अ फिगर और डिजिट दैट कंट्रीब्यूट टू हाउ एक्यूरेट समथिंग कैन बी मेजर्ड, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर को किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, तो बताना सिग्निफिकेंट फिगर इज अ फिगर और अ डिजिट दैट कंट्रीब्यूट टू हाउ एक्यूरेट समथिंग कैन बी मेजर्ड। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए क्या क्या रूल्स हो सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, तो बेसिकली हम लोग रूल्स पे बात करते हैं। तो देखो पहला रूल्स है कि जितने भी डिजिट है ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट एक्सेप्ट 0 इन द बिगिनिंग ऑफ ए नंबर। जैसे मान लो 132 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 0.132 सेंटीमीटर, 0.0132 सेंटीमीटर। तो ये सबके पास जो है ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो जितने भी डिजिट्स हैं एक्सेप्ट 0 इन द बिगिनिंग ऑफ ए नंबर वो सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे दशमलव के पहले 0, दशमलव के बाद 0, देखो इसमें काउंट नहीं हुआ। दशमलव के पहले 0 काउंट नहीं हुआ, यहाँ पे तो 0 था ही नहीं। तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर बात करो कि 0 अगर लेफ्ट साइड में अगर मान लो आ जाए, जैसे मान लो 10.0 में बोलो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप बोलना इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर 0.20 कहोगे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन 2.00 करेंगे तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीजों को याद रखना होगा आपको। जैसे 151 ग्राम अगर मैं बोलूं 151 ग्राम में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 3। लेकिन 151.0 ग्राम में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 4। 151.00 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम लोग बोलेंगे कितने, 5 होते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप बस एग्जाम्पल से दिमाग में लाओ कि इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट किया जा सकता है। इसके अलावा मान लो 678 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें 3। 0.42 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो बच्चों इसमें 2 हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं 40.5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें देखो 3 हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं 2004 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें देखो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। 0.02 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो बच्चों इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर मैं बात करूं 0.0022 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। 2.20 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है कि 3 है, 3 है, यहाँ पे 0 बाद में है ना। फिर 0.200 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे भी देखो 3 है। लेकिन 0.0200 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो भी 3 है, क्योंकि दशमलव के पहले 0 और बाद वाला 0 को काउंट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप सिग्निफिकेंट फिगर के विषय में आंसर्स दे सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना। इसके बाद देखो सिग्निफिकेंट फिगर के बाद कैलकुलेशन यदि अगर आपको करना हो तो आप कैसे इसका यूजेस करोगे। जैसे मान लो मैं सबसे पहले एडिशन का बता रहा हूं, ठीक है ना, रूल्स फॉर एडिशन फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। मैं एग्जांपल देके ही समझाने की कोशिश करता हूं, समझना। जैसे मान लो 2.512 है, 2.2 है, 5.23 है,
ठीक है ना। इसको हमको सम करना और रिपोर्ट करना है सम को सिग्निफिकेंट फिगर में। तो बच्चों देखो यहाँ पे रिपोर्ट कैसे करोगे, सबसे पहले आपको सम कर लेना है, सिंपली आप सम कर लो। देखो 2 होगा, 4 होगा, 2 2 4 5 9 और 5 4 9, 9.942 होगा। तो बच्चों रिपोर्ट जो आपको करना है ना लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में करना है। तो देखो अच्छा इसके लिए लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर दशमलव के बाद या पहले इसको समझते हैं। तो मैं आपको सिंपल सा रूल बता रहा हूँ, ध्यान देंगे, याद करो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। बोल रहा है इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डिसिमल प्लेस as that of term with the least number of decimal place. The number of significant figure of different number have no role to play. एकदम दिमाग में बैठा लो इस बातों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर चूंकि 2.2 में देख रहे हैं कि ये लिस्ट नंबर ऑफ डिसिमल प्लेस मिल रहा है, दशमलव के बाद मात्र एक प्लेस है, तो दशमलव के बाद एक प्लेस है, तो रिपोर्ट में भी हमको दशमलव के बाद एक ही प्लेस पे आंसर देना है। तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा बच्चों, 9.9 हो जाएगा। इसका मतलब हमें दशमलव के बाद का कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है। बात समझ में आ रहा है ना। अगर मैं बोलूं कि 6.612, 5.234, 5.234, 2.020, अब इसमें देखो तीन दशमलव के बाद तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ना। अब सब में 3 है, तो रिपोर्ट भी हम लोग कितना में करेंगे, 3 में ही करेंगे, ठीक है ना। इसको अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, 3 2 5 1 6, 6 2 8 हो गया, और ये 6 5 11 12 13। आंसर भी यही हो जाएगा, आंसर में कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा। यही आप अगर माइनस वाला में देखोगे तो याद रखना सब्सट्रैक्शन और एडिशन में दशमलव के बाद वाला जो लिस्ट होगा ना आंसर, उसी में आंसर हम लोग रिपोर्ट करेंगे। जैसे मान लो 19.26 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है 11.02534, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करोगे तो मैं कैलकुलेटर यूज करके देख रहा हूं कितना आ रहा है, तो करीब 8.23466 आ रहा है, ठीक है ना। आप इसमें देखो रिपोर्ट करोगे तो देखो 19.26, तो इसमें देखो दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो दशमलव के बाद 2 ही डिजिट तक आपको आंसर देना है, तो 8.23 हो जाएगा। तो इस तरीके से एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आप आंसर्स दे सकते हो। बात समझ रहे हैं ना। अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, किसमें बात करते हैं, मल्टीप्लीकेशन के विषय में, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कॉन्सेप्ट करीब करीब बराबर मिलेंगे। देखें क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिजल्ट जो होता है सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज द लीस्ट प्रिसाइज टर्म और द टर्म विद द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो 41.012 है और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.21 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 41.01 एंड 1.21 का रिजल्ट आ रहा है बच्चों 49.62452 के आसपास आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आंसर देखोगे तो देखो इसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास पूरा मिल रहा है, इसमें दशमलव के बाद नहीं देखना, पूरे नंबर में देखना है कि लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इसके पास 3 था, तो आंसर में हम लोग 3 डिजिट तक देंगे, तो 49 पॉइंट कितने हो जाएंगे, आंसर 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 49.6। इसी तरह अगर डिवीजन में अगर बात करो तो जैसे कि देखो मैं बात कर रहा हूँ 15.725 है, इसको डिवाइड करना है 0.41 से, तो बच्चों इसको डिवाइड करोगे तो देखो कितना आएगा, अब डिवाइड करके देखना तो करीब करीब 0.0226 आ रहा है, ठीक है ना, 0.026 0747 ये पूरा रिजल्ट आ रहा है, ठीक। बात समझ में आ रहा है ना। इसको डिवाइड करके चेक कर लेना एक बार, तो 0.026074 आ रहा है। तो इसमें हम लोग किस तरीके से रिजल्ट देखें, तो देखो यहाँ पे भी लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 है, कितने तक है 2, तो आपको भी आंसर 2 ही तक देना, तो 0.026 देखो, क्योंकि दशमलव के पहले और बाद वाले जीरो को काउंट नहीं करते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। एडिशन सब्सट्रैक्शन में याद रखना दशमलव के बाद लिस्ट डिजिट को फाइंड करना है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में टोटल नंबर्स में आपको सिग्निफिकेंट फिगर क्या करना है, फाइंड करना है। इसके बाद मैंने स्टैंडर्ड प्रीफिक्स तो पहले ही आपको बता दिया है। स्टैंडर्ड प्रीफिक्स में ये चीजें आप बेसिकली याद रखना, केवल अट्टो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली वगैरह, ठीक है ना। बाकी तो आपको पता है सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर वगैरह बेस सिंपल सा है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं वगैरह। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग का केमिस्ट्री का
देखा जाए तो फर्स्ट क्लास है और हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को सीखा, बेसिक चीजों को। इसके बाद जो है बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके अंदर हम लोग 5 लॉज स्टडी करेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन देखेंगे, लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन देखेंगे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन देखेंगे और गेल-ल्यूजैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स देखेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।